अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन बिजनेस के अंदर वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, किसी भी बिजनेस के डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए हम बिजनेस एफर्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए जो एक मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, वो आज इस टॉपिक के अंदर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीनिंग। बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर समथिंग विच a business organization want to achieve or accomplish over a specified period of time। बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम किसे कहते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम उन मकासद को कहते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस फर्म अचीव करना चाहती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या टाइम स्पैन के अंदर। बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज द पर्पस और द रीजन ऑफ विच अ बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मुराद वो मकसद है या वो रीजन है जिसके लिए बिजनेस को एग्जीक्यूट किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसके लिए बिजनेस की जो एफर्ट्स हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं उनके अचीवमेंट के लिए। दिस मे बी टू अर्न प्रॉफिट। नॉर्मली जो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ग्रोथ बिजनेस के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को एनहेंस करना। प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट फराहम करना। या आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में एक अहम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स, एम और पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव से मुराद वो एम्स, वो गोल्स या वो पर्पसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है किसी पीरियड या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। ये हमारे लिए कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेगी। और स्मार्ट के लिए हम देखेंगे द मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी बिजनेस के वो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिनका क्राइटेरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। Objectives are aimed at what the business does. A hotel might an objective of filling 60% of its beds a night during the October, an objective specific to that business। यानी जो भी हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रहे हैं उनका स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ताकि उन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की खास बात ये है कि नॉर्मली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट या डिटरमाइन करती है टॉप मैनेजमेंट, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए एफर्ट्स जो है लोअर लेवल के वर्कर्स को करनी होती है। तो यही वजह है कि ऑब्जेक्टिव अगर स्पेसिफिक होंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, और जब वो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे तो उनको अचीव करना पॉसिबल होगा। सेकंड, मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव का मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है, यानी क्वांटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट कन्फ्यूजन की तरफ चली जाएगी। द बिजनेस कैन पुट अ वैल्यू टू द ऑब्जेक्टिव 10,000 इन सेल्स इन द नेक्स्ट हाफ ईयर ऑफ द ट्रेडिंग। यानी हम अक्सर अपनी सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स टीम को ऑब्जेक्टिव देते हैं कि हमें अपनी सेल्स में इजाफा करना है, लेकिन अगर हम उसको क्वांटिफाई नहीं करते कि किस हद तक इजाफा करना है तो ये ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम यूज़ करते हैं फिगर्स को, जिसकी बुनियाद पर वो सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स टीम अंडरस्टैंड करती है
कि ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक रेवेन्यू के अंदर इजाफा चाहती है। सेकंड जो एक हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव के स्मार्ट होने के लिए, वो है एग्रीड बाय ऑल दोज कंसर्न इन ट्राइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव को नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करती है टॉप मैनेजमेंट, लेकिन उनकी अचीवमेंट के लिए एफर्ट्स करती है लोअर मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल स्टाफ। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ने ऐसे ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए हैं जो लोअर लेवल पर अनएक्सेप्टेबल हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं हो सकते। यही वजह है कि ऑब्जेक्टिव का एग्रीड होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑब्जेक्टिव कभी पॉसिबली अचीव नहीं हो सकते। फोर्थ हमारे पास है रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव का रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव का आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग बट इट शुड आल्सो बी एबल टू बी अचीव बाय रिसोर्सेज अवेलेबल। हम जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज में रहते हुए उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पॉसिबल भी है या नहीं। अगर उन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना पॉसिबल नहीं है तो वो अनरियलिस्टिक्स हैं। और अगर हम उन ऑब्जेक्टिव को अवेलेबल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में अचीव करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं तो ये रियलिस्टिक कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग करते हैं: ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। तो ये वो मैक्सिमम ग्रुपिंग है जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कि हम कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव को फोकस करना चाहते हैं। अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की डिटेल की, तो एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला है सर्वाइवल, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है गुडविल एंड इमेज। ये वो बुनियादी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो। हर तरह के बिजनेस के लिए इन ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट बहुत नेसेसरी होती है। सेकंड हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास है प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, रेगुलर इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे कहलाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, adoption of fair trade practices, contribution to general welfare of society। फोर्थ ग्रुप जो हमारे पास है वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फोर्थ है economic well-being of social and economical acknowledge backward people। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनली लेवल पे जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं वो है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, थर्ड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, फोर्थ कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, और फिफ्थ है हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेकंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग द नेशंस, नेक्स्ट मेक अवेलेबल ग्लोबल कम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने अपने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स में अंदर डिवाइड कर दिया है,
और उसके बाद हम इस ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। Every business is established with the hope that it will exist, survive, and trend for a pretty long period. जो भी बिजनेस ऑनर होता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, उसका बिजनेस करने का जो मेन मकसद होता है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऑपरेट किया जाए, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाए। Therefore, every business has the following organic objective. यही वजह है कि हमें ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है सर्वाइवल। सर्वाइवल किसे कहते हैं? Every business has the objective of its own survival and existence. It is the basic objective of every business. जब कोई भी हम नया बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर जो सबसे बुनियादी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल, कि हम किस तरीके से इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर अपने बिजनेस को सस्टेन करें, अपने बिजनेस को सरवाइव करें, ताकि बिजनेस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले जाया जा सके। It should be noted that if a business succeeds in surviving over a fairly long period of time, it would be in a position to achieve all objectives, otherwise not. डेफिनेटली अगर कोई बिजनेस सरवाइव करेगा तो वो बिजनेस उस पोजीशन पे आएगा कि वो अपने अदर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। लेकिन अगर कोई बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा तो उसका मकसद है कि हम अपने बिजनेस के अदर ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर सकते। यही वजह है कि कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वाइवल। और सर्वाइवल के अंदर हमें अपने बिजनेस को शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, मेच्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम फर्दर ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल के बाद आता है वो आता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स expansion of business activities by introducing new product or expanding and diversifying existing product line or by entering into new market। जैसे ही हम बिजनेस के अंदर सर्वाइवल में कामयाब होते हैं तो फॉरन सर्वाइवल के बाद जो हमारा एक अनदर ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है ग्रोथ, कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ हासिल करें। ग्रोथ को नॉर्मली हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट इन रेवेन्यू, यानी हम अपनी रेवेन्यू में किस तरह इजाफा करें, हम किस तरह अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाएं, ताकि हम एक अगर स्मॉल बिजनेस है तो मीडियम बिजनेस बन जाए, और अगर मीडियम बिजनेस है तो लार्ज बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर लें। तो ग्रोथ की डायरेक्शन नॉर्मली तीन तरीके से होती है, तीन डायरेक्शन होती है। एक डायरेक्शन होती है कि हम इंट्रोड्यूस करें नई प्रोडक्ट्स, यानी ऑलरेडी अगर हम एक या दो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो हम नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, ताकि जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी उतनी हमारी सेल ज़्यादा होगी, उतनी हमारी रेवेन्यू ज़्यादा होगी, तो हम डाइवर्सिफाई कर सकेंगे अपने प्रोडक्ट लाइन को। सेकंड जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है वो होता है एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, कि हम इंटर हो न्यू मार्केट में, यानी अभी तक अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हैं तो हम अनदर एरिया की तरफ जाएं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर अभी तक हम सिर्फ एक सिटी में बिजनेस कर रहे हैं तो हम अनदर सिटी की तरफ जाएं, और इसी तरह बिजनेस को एक्सटेंड करते हुए कंट्री लेवल पर और आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जा सके। तो एक तरीका कार है कि हम या तो प्रोडक्ट लाइन में इजाफा करें, दूसरा ग्रोथ हम हासिल कर सकते हैं न्यू मार्केट में इंटर होकर, और तीसरा हम ग्रोथ हासिल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में इजाफा करके। तो ये वो तीनों डायरेक्शन है जिसपे हम फॉलो करके अपने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। When a business succeeds in surviving, it would pursue the objective of growth। जैसे ही कोई बिजनेस सर्वाइव कर लेता है तो वेरी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो उसका होता है वो होता है ग्रोथ।
बिजनेसमैन शुड डू इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आपका बिजनेस मेच्योर हो जाए, यानी बिजनेस सस्टेन कर जाए, सर्वाइव कर जाए, तो आपको फौरन अपनी इन्वेस्टमेंट में इजाफा करना चाहिए, यानी री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए जब तक ऑनर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस वक्त तक आप ग्रोथ की तरफ जा नहीं सकते। सेकंड, इंक्रीज इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसको इजाफा करना है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, ताकि उसकी जो फिनिश गुड्स या उसका जो आउटपुट है वो डबल हो सके, और ताकि अगर वो किसी अनदर मार्केट में जाता है तो वो उसकी डिमांड को मीट कर सके, पूरा कर सके। सेकंड, इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। वो अपने मार्केट शेयर में इजाफा करे, यानी इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो जो मार्केट शेयर कर रहा है, कैसे कंटिन्यूसली बेसिस पे वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाए कि वो अपने इस मार्केट शेयर में इजाफा करे, यानी नंबर ऑफ कस्टमर को बढ़ाए। नेक्स्ट जो हमारा रनिंग ऑब्जेक्टिव में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है, जब हम अपने बिजनेस को ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, तो वो आता है गुडविल एंड इमेज। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अहम फैक्टर होता है कि वो किस तरह डेवलप करे एक अच्छा पॉजिटिव इमेज इन द शेप ऑफ गुडविल। क्योंकि जितनी ज़्यादा गुडविल या पॉजिटिव इमेज होगा, उतनी ही हमें मार्केट में कस्टमर लॉयल्टी हासिल होगी, और जितनी कस्टमर लॉयल्टी हासिल होगी, उतना बिजनेस के अंदर सक्सेस की श्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। एवरी बिजनेस मेक एवरी एफर्ट टू एनहेंस इट्स गुडविल एंड इमेज। हर बिजनेस की जो बुनियादी जिद्दोजहद होती है, वो होती है अपने गुडविल और पॉजिटिव इमेज को एनहेंस करने की। इससे रिलेटेड बिजनेस को क्या करना चाहिए? टू डील विथ ऑल कस्टमर विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। गुडविल की जो फाउंडेशन है वो दो हैं, एक है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और सेकंड इंटीग्रिटी यानी दयानतदारी। जितनी ज़्यादा आप कस्टमर डीलिंग में, अपने प्रमोशनल मेथड में, अपने मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को डील करेंगे और अपनी बिजनेस प्रैक्टिस में इनको फाउंडेशन रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी गुडविल एंड पॉजिटिव इमेज बढ़ता चला जाएगा। कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई आपको ऐसी टैक्टिक्स यूज़ नहीं करनी जो कि अगेंस्ट हो डिग्निटी के या इंटीग्रिटी के। सेकंड, टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर प्रॉपरली। बिजनेस के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे कि एक स्टेक होल्डर होते हैं बिजनेस के कस्टमर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स। ये वो मैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर होते हैं जिनका बेनिफिट रिलेट करता है बिजनेस की अचीवमेंट से। अगर हम इन स्टेक होल्डर की बेनिफिट्स के अंदर या इन स्टेक होल्डर के राइट्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करने में नाकाम हो जाए, तो ये भी रीज़न बनता है इलविल यानी नेगेटिव इमेज का। तो हमें जो है, और इनके इंटरेस्ट और राइट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको बैलेंस रखना एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक हमारे स्टेक होल्डर है इन्वेस्टर, जिसका इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर, मैक्सिमम लेवल पर अर्निंग करना। और सेकंड हमारा स्टेक होल्डर है कस्टमर, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट है यूटिलिटी, इकोनॉमिक यूटिलिटी हासिल करना। अब अगर हम ऐसे में बैलेंस ना कर सकें, या तो हम अपने इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइस में इजाफा कर देंगे, तो हमारे कस्टमर मुतासर होंगे, और अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अननेसेसरी प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे इन्वेस्टर मुतासर होंगे। ये एक वो चैलेंजिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को बैलेंस क्रिएट करना होता है, कि किस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट करें बिटवीन इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय और वो तमाम स्टेक होल्डर जिनका स्टेक रिलेट करता है आपके बिजनेस। It should be noted that satisfied customer and other stakeholder are the strongest means of goodwill and image of the business. और ये लाजमी आपको अपनी कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि आपकी गुडविल को क्रिएट करने में जो सबसे अहम रोल होता है, वो होता है कस्टमर्स का या वो कंज्यूमर का, जो कि आपके बिजनेस से इकोनॉमिक यूटिलिटीज हासिल करते हैं। फिर उसके बाद अदर स्टेक होल्डर, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों,
चाहे वो गवर्नमेंट हो, इनका, कि आप किस हद तक इनके दरमियान में बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, business is an economic activity, therefore economic objective of the business refer to the objective of earning profit and also other objectives that are necessary to be pursued to achieve the profit objective, which include creation of customer, regular innovation, best possible use of available resources. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कंडीशन में आ सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इस जैसे फाइनेंशियल मैटर को सही तरीके से डील कर सके। लेकिन इसके साथ साथ जो नेसेसरी है, जिसको परसू करना ज़रूरी है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, उसके अंदर लाजमी तौर पे शामिल होना चाहिए क्रिएशन ऑफ कस्टमर। हम किस तरीके से नए कस्टमर यानी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अचीव कर सकते हैं। रेगुलर इनोवेशन, हमें मुस्तकिल आज के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर किस तरीके से रेगुलर इनोवेशन एक्टिविटीज़ में शामिल रहना पड़ेगा और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट लेवल पर यूज़ करें ताकि हम उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, प्रॉफिट अर्निंग, profit is the lifeblood of business without which no business can survive in the competitive market. In fact, profit making is the primary objective of which a business unit is brought into existence. डेफिनेटली किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्निंग, जिसको हम लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो ना बिजनेस सरवाइव कर सकेगा, ना बिजनेस ग्रोथ कर सकेगा, ना बिजनेस गुडविल क्रिएट कर सकेगा। तो सबसे अहम फैक्टर तो है किस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक प्रॉफिट को अचीव किया जा सके। सेकंड, profit must be earned to ensure the survival of the business, its growth and expansion over the time. हमें प्रॉफिट अर्निंग के दौरान जो यकीनी सूरत हाल रखनी चाहिए वो होता है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को सर्वाइव करना है। ग्रोथ बिजनेस यानी बिजनेस को एक्सपेंड करना है। टाइम टू टाइम हम किस तरीके से इनको साथ लेकर चलेंगे। थर्ड है, प्रॉफिट हेल्प बिजनेस नॉट ओनली टू अर्न देयर लिविंग बट आल्सो टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट ही की बुनियाद पर हम सरवाइव करते हैं और प्रॉफिट ही की बुनियाद पर हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं यानी ग्रोथ हासिल करते हैं। और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ना हम बिजनेस में सरवाइव कर सकेंगे और ना बिजनेस में हम ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो सेकंड है वो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। A business unit cannot survive unless there are customers to buy a product and services. किसी भी बिजनेस के अंदर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उसमें जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ना बिजनेस सरवाइव करेगा ना ग्रोथ करेगा। तो हमें क्रिएशन करनी है किसकी, कंज्यूमर और कस्टमर की। अब बिजनेस अंटिल कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर आर द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस। उस वक्त तक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक आपके पास कस्टमर मौजूद ना हो। किस चीज़ के लिए, बिजनेस की प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के लिए। Again, a businessman can earn profit only when he/she provide quality of goods and services at the reasonable price. बिजनेस उस वक्त तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता या बिजनेस उस वक्त तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को रीजनेबल प्राइस पर मार्केट में ऑफर ना करे। फॉर दिस
its need to attract more customers for its existing as well as new product. This is achieved with the help of various marketing activities. आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, प्राइस कॉन्शियस एंड क्वालिटी कॉन्शियस। और इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जब तक आप हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लो प्राइस पर अवेलेबल नहीं करते हैं, उस वक्त तक आप ना रेगुलर कस्टमर को रोक सकते हैं ना नए कस्टमर को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इन्हेंस करें और अननेसेसरी प्राइस इंक्रीमेंट से बचें, ताकि आप ओल्ड कस्टमर को अपने पास सिक्योर कर सकें और न्यू कस्टमर को अपने कस्टमर सर्किल में शामिल कर सकें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलर इनोवेशन। रेगुलर इनोवेशन से मुराद ये है कि हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे, चाहे हम सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसके अंदर चेंजिंग लानी है। और ये चेंज जब पॉजिटिव होता है तो इसको हम कहते हैं इनोवेशन यानी इम्प्रूवमेंट। इनोवेशन मीन्स चेंजेस विच ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इनोवेशन की तीन डायरेक्शन होती है। एक इनोवेशन की डायरेक्शन होती है चेंजेस, पॉजिटिव चेंज लाना है किसके अंदर, अपनी प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चेंज लाना अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। और थर्ड आता है इनोवेशन का डायरेक्शन चेंजेस लाना अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के अंदर। तो हमें देखना ये है कि हमारे लिए इनमें से कोई एक या ये इनमें से दो या तीनों हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, नेसेसरी है या नहीं। Business units throughout the innovation are able to reduce cost by adopting better method of production and also increase their sales by attracting more customer because of improved product। जब हम बिजनेस के अंदर इनोवेशन लाते हैं, किसी नए मेथड या किसी नए प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये रीज़न बनता है हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का। और जब हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं तो उसका दोनों को फ़ायदा होता है, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है यानी एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा होता है और कस्टमर को भी। कॉस्ट रिडक्शन रीज़न बनता है लो प्राइस का, जिससे कस्टमर फ़ायदा उठाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन रीज़न बनता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने का, जिससे एंटरप्रेन्योर फ़ायदा उठाता है। तो हम अगर इनोवेशन करेंगे, अडॉप्ट करेंगे मेथड मैटर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सबब बनेगा रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। Second, reduction in the cost and increase in sales give more profit to the businessman. Use of the power looms in place of hand looms, use of tractor in the place of hand implements in farms are all the result of innovation। जब हम अपने प्रोसेस के अंदर इनोवेशन करते हैं और चेंजिंग पॉजिटिव चेंज लाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये रीज़न बनता है आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने का। और जब आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आती है। और जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो उससे मार्केट में सेल्स बढ़ती है। और जब मार्केट में सेल्स बढ़ती है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो प्रॉफिट लेवल है वो 100 टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना प्रॉफिट होगा। और डिमांड को इन्हेंस करने के लिए प्राइस को एक्सेप्टेबल या प्राइस को कम्पिटिटिव लेवल पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपने प्रोडक्शन मेथड यानी प्रोसेस को इनोवेट करें टाइम टू टाइम। बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। एज यू नो, to run any business, you must have sufficient capital or fund. The amount of capital may be used to buy machinery, raw material, employees, man, and have cash to meet day-to-day expenses. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो,
तो उसके अंदर जो बैकबोन होती है वो होती है उसका फाइनेंस। और फाइनेंस हम दो तरीके से हासिल करते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है लोन। या तो हम फंड्स हासिल करते हैं, या हम लोन हासिल करते हैं, या हम कैपिटल हासिल करते हैं। और इस कैपिटल को हम यूटिलाइज करते हैं वाइल परचेजिंग मशीनरी, वाइल परचेजिंग रॉ मटेरियल, वाइल हायरिंग एम्प्लॉयज, और डे टू डे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर पहले एक्सपेंडिचर होते हैं, बाद में प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें अनकाउंटेबल एक्सपेंडिचर को फेस करना होता है, जिसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल या सफिशिएंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। Thus, business activities require various resources like man, material, money and machine. यानी बिजनेस के पास जो एक बुनियादी तौर पर रिसोर्सेज होती है वो होती है इन द शेप ऑफ मैन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, इन द शेप ऑफ मटेरियल यानी वो रॉ मटेरियल, चाहे वो फिनिश गुड्स की सूरत में हो, चाहे वो वर्किंग प्रोसेस में हो, चाहे वो प्योर मटेरियल फॉर्म में हो। नेक्स्ट मनी, वो डे टू डे एक्सपेंस बेयर करने के लिए कैश इन हैंड हो, चाहे मशीनरी हो। The availability of these resources is usually limited. Thus, every business should try to make the best possible use of the resources. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो लार्ज लेवल पर हो या स्मॉल लेवल पर हो, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑलमोस्ट लिमिटेड होती है। यही वजह है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जा सके कि इन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की पोजीशन में आ जाए। This objective can be achieved by employing efficient workers, making full use of machine and minimizing wastage of raw material. हम इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल यूजर ऑफ रिसोर्सेज को किस तरह, जब हम एम्प्लॉय करें एफिशिएंट वर्कर को। एक्सपीरियंस वर्कर होंगे तो हम वो हमारी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करेंगे। हम अपनी मशीनरी की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करें, जितनी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे बेनिफिट हासिल करें, और एलिमिनेट करें वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल सबब बनता है आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करने का। तो जितना हम वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल से बचेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकेंगे, और यही बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। अब हम आ गए हैं अनदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारा सबसे पहले हमें बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन सोसाइटी, इट ड्रॉ ऑल इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी एंड सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये ऑपरेट करता है किसी सोसाइटी में। और ये सोसाइटी जो है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल्स करते हैं, जिसके मेंबर होते हैं, इनको जब एक्यूमुलेट करते हैं, गैदर करते हैं, तो ये एक सोसाइटी की शक्ल अख्तियार कर जाती है। सोशल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव का बुनियादी तौर पे जो लिंक है वो सोसाइटी की वेलबींग से है। यानी ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, सोसाइटी की वेलबींग के लिए अचीव किए जाते हैं। सिंस बिजनेस ऑपरेट इन अ सोसाइटी बाय यूटिलाइजिंग इट्स scarce resources, the society expects something in return for its welfare. No activity of the business should be aimed at giving any kind of trouble to the society. जब हम किसी भी सोसाइटी में आकर कोई बिजनेस करते हैं और अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और उस बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सोसाइटी जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रही होती है, वो सोसाइटी जो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो सोसाइटी जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए फैसिलिटेट कर रही होती है, वो सोसाइटी एक्सपेक्टेशन भी रखती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेलबींग के लिए क्या कर सकती है और ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेलबींग के लिए क्या कर रही है। अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे
तो हम सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हासिल करेंगे। और अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी के अंदर कभी भी एक्सेप्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सकते। Social objective of the business include production and supply of quality of good and service, adoption of fair trade practices, and contribution to the general welfare of society and provision of welfare of amenities. सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस फराहम कर रहे हैं सोसाइटी को, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पर होनी चाहिए, यानी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी जिससे सोसाइटी यानी कंज्यूमर और कस्टमर इकोनॉमिक यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर हासिल करके सेटिस्फाई हो सके। सेकंड, जो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूशंस। अगर हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये एक अनदर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनाते हैं। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जो गारंटी या वारंटी फराहम कर रहे हैं उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्लियर कट एलस्ट्रेटेड होनी चाहिए, उसमें कोई हिडन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्लेम कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हम जिस तरीके से जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस कमिटमेंट, कोई भी मिस कंडीशन नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट जो हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है अहम फैक्टर वो तो जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्यूनिटीज, कि हम जो भी काम जो भी बिजनेस के शेप में कर रहे हैं वो ओवरऑल सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी है या नहीं है, सोसाइटी उससे किस हद तक अपने सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो हम कंसीडर करते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर सबसे पहले सिंस द बिजनेस यूटिलाइज द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एक्सपेक्ट टू गेट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस। जब हम किसी सोसाइटी के मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ करके बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं तो सोसाइटी भी हमसे एक्सपेक्ट करती है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। The objective of the business should be to produce better quality of goods and supply them at the right time and a right place. It is not desirable on the part of the businessman to supply inferior goods which causes injuries to the customer. एक और अहम सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विस जनरेट कर रहे हैं वो सोसाइटी यानी कस्टमर को राइट टाइम और राइट प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए। अब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का राइट टाइम क्या है, वो कंज्यूमर की डिमांड या उस डिमांड से कुछ पहले ये उसका राइट टाइम होता है। सेकंड, राइट प्राइस क्या है। राइट प्राइस एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि भी किसी भी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर में अहम रोल प्ले करता है। राइट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वो प्राइस है जिसकी मुख्तलिफ डायमेंशन है। राइट प्राइस की एक डायमेंशन ये होती है कि राइट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो होगी जो कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेजिंग के अकॉर्डिंगली होगी, यानी जिस प्राइस पे कंज्यूमर उसको इजीली परचेज कर सके। सेकंड, राइट प्राइस की जो कंडीशन है वो ये है डायरेक्शन कि राइट प्राइस प्रोडक्ट की वो होगी जिस पे आप अपना कॉस्ट प्लस प्राइस के दरमियान जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक स्टैंडर्ड बुनियाद पर होना चाहिए, यानी वो ना मैक्सिमम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, यानी जिससे आपके तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हो सकें और कंज्यूमर भी उसको परचेज कर सके। राइट प्राइस की डायमेंशन वो भी है कि राइट प्राइस उतनी मिनिमम होनी चाहिए जिस पे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके।
तो ये तमाम फैक्टर जो है हमारे अहम होते हैं कि हम राइट टाइम पर राइट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फराहम कर सकें, और हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विस कंज्यूमर को फराहम कर रहे हैं वो किसी भी एस्पेक्ट से कंज्यूमर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट का रीज़न ना बने, यानी वो कस्टमर के लिए किसी इंजरीज का सबब ना बने, ये लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस का सबब ना बने, ये हमें बड़ा इसके लिए कंसिडर करना चाहिए। They should charge the price according to the quality of goods and services provide to the society. हमें जो प्राइस चार्ज करनी चाहिए वो प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि अगर हाई क्वालिटी है तो प्राइस भी हाई हो सकती है, और अगर लो क्वालिटी है तो प्राइस भी लो होनी चाहिए। अगेन द कस्टमर आल्सो एक्सपेक्ट टाइमली सप्लाई ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, so it's important for every business to supply those goods and services on the regular basis. एक और अहम एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी या कस्टमर की होती है वो ये होती है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के दो पॉइंट होते हैं, एक होता है राइट टाइम पे अवेलेबिलिटी और दूसरा होता है कंसिस्टेंटली अवेलेबिलिटी। यानी अगर आप राइट टाइम पे एक दफ़ा प्रोडक्ट अवेलेबल करते हैं और रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ये भी कंज्यूमर के लिए हेडेक का सबब बनती है, जिससे आपकी मार्केट में स्टेट ऑफ गुडविल इलविल क्रिएट होती है। तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक रखनी चाहिए। सेकंड जो है एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या है? In every society, activities such as black marketing and overcharging are considered as undesirable. यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर ब्लैक मार्केटिंग होती है और ओवर चार्जिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम प्रोडक्ट की जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं अगर अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन डिमांड में इजाफा हो गया है और हम उसकी प्राइस में इजाफा कर दें, तो ये भी जो है एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल होता है। Besides, misleading advertisement often give a false impression about the quality of products. Such advertisement deceive the customer and the businessmen use them for the sake of making large profit. This is an unfair trade practice. अक्सर बिजनेसमैन या अक्सर प्रोड्यूसर अपनी बिजनेस की जो प्रमोशनल मेथड्स में कम्युनिकेशन करता है उसमें फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स क्लेम या फॉल्स परसेप्शन डेवलप करता है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो है कंज्यूमर के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का सबब बनती है, और यही वजह है कि जिससे आपकी बिजनेस के अंदर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है और आप अपनी गुडविल को कायम नहीं रख पाते। थर्ड है द बिजनेस यूनिट मस्ट नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल exclusivity of essential goods or raise price for the sake of earning more profit. आप अगर बिजनेस के अंदर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके डिमांड में इजाफा करते हैं और उसका फ़ायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डबल करते हैं, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में का हिस्सा बन जाती है। All these activities earn a bad name and sometimes make the businessman liable for penalty and even imprisonment under the law. ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है आपके लिए मुख्तलिफ पनिशमेंट का सबब बनती है। वो फाइनेंशियल जुर्माने की सूरत में, पेनल्टी की सूरत में हो सकते हैं, मुख्तलिफ पनिशमेंट्स हो सकती हैं कि आपको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जा सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बैंड किया जा सकता है, ऑनर को लॉकअप किया जा सकता है। Therefore, the objective of the business should be to adopt fair trade practices for the welfare of the customer as well as the society. यानी हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फेयरली ट्रेड प्रैक्टिस के जरिए अचीव करना चाहिए ताकि कस्टमर और सोसाइटी को वेल बीइंग की तरफ ले जाया जा सके। कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हमें बिजनेस इस तरह करना चाहिए जो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करे जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में।
Business units should work for the general welfare and upliftment of the society. This is possible throughout the running of the schools and colleges for better education, opening of the vocational training center to train the people to earn their livelihood, establish hospital for medical facilities and providing recreational facilities for the general public like park, sports complex, etc. जब हम जनरल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ द पब्लिक की तरफ जाते हैं तो हमें जो डायरेक्शन कवर करनी होती है उसमें सबसे पहली डायरेक्शन होती है हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़, ये हमें फराम करनी चाहिए। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, हमें उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। सेकंड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हमें उन्हें मुख्तलिफ तफरीही एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि लोग बेहतर जो है हेल्थी लाइफ स्पेंड करने की पोजीशन में आ सके। नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू द ऑब्जेक्टिव एम एट द वेल बीइंग एज वेल एज fulfillment of the expectation of employee as also of people who are disabled and handicapped and deprived of proper education and training। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम किस तरह फुलफिल कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन को, पीपल की एक्सपेक्टेशन को एंड ओवरऑल सोसाइटी की। एम्प्लॉयज़ एंड पीपल ऑफ सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं वो एक्सपेक्टेशन करते हैं एक अच्छी एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट की, चाहे वो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल उनकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो। वो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो तमाम नेसेसरी फैसिलिटीज़ की जो उनके कैरियर काउंसलिंग, कैरियर डेवलपमेंट और उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। तो ये एज ए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने चाहिए। The human objective of the business may thus include economic well-being of the employees, social and psychological satisfaction of the employees, and development of the human resources। हमें जो सोशल ऑब्जेक्टिव के तौर पे फराहम करने चाहिए उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय किस तरीके से अपनी फ्यूचर के अंदर ग्रोथ हासिल कर सकता है, अपनी अर्निंग इनहेंस कर सकता है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं इन द शेप ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। जब हम एम्प्लॉय को सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी सिक्योर करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रिकग्नाइज करते हैं तो उससे उसको जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हासिल होता है और हम इस तरह डेवलपमेंट करते हैं बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज in the business, employees must be provided the fair remuneration and incentive for performance benefit of provident fund, pension and other amenities like medical facilities, housing facilities, etc. By this, they feel more satisfied at work and contribute more for the businesses। इकोनॉमिक वेलबींग के अंदर जो हमारे शामिल होते हैं उसमें सबसे पहले होता है रेम्यूनरेशन, यानी वो फाइनेंशियल बेनिफिट जो कि सैलरी एंड वेजेस की सूरत में दिए जा रहा है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो तमाम फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पेंशन प्लान होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये तमाम जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं तो उससे उनका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पे जाता है और ये रीज़न बनता है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस का।
Social and psychological satisfaction of the employees. It is the duty of the business unit to provide social and psychological satisfaction to their employees. Second, this is possible by making a job interesting and challenging, putting the right person into the right job and reducing the monotony of work. हम साइकोलॉजिकल फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब हम अपने वर्कर की जो जॉब है उसको इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रखें और हर जॉब पे उसी शख्स को रखें जो जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी रखता हो, ताकि उसको जॉब करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम रिड्यूस करें मोनोटोनी वर्क, यानी ऐसा वर्क जो कि रिपीटेटिव हो या जिससे वर्कर की लर्निंग इन्हेंस ना हो। तो हम कोशिश करें कि ऐसे वर्क के अंदर रोटेशन को मैक्सिमम लेवल पे रखें। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट इन कैरियर शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। हमें अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टुवर्ड्स प्रमोशन, हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टुवर्ड्स एडवांसमेंट इन कैरियर, कि वो कैसे अपने कैरियर में एडवांसमेंट ला सकते हैं और हम किस तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटीज अपने वर्कर को फराहम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्दर grievances of the employees should be given prompt attention and their suggestions should be considered seriously when decisions are made. एक बेहतर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जब हासिल हो सकता है जब हम अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस को नेगलेक्ट ना करें, उसको कंसीडर करें, उन्हें ऑब्जर्व करें और उनको एनालिसिस करें। फिर हम जो है अटेंशन दें टुवर्ड्स देयर सजेशंस, जो एम्प्लॉय सजेशंस देते हैं उनको गौर से सुनें और इन सजेशंस और ओपिनियन को अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। तब जाके आपके एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई हो सकते हैं। If employees are happy and satisfied, they can put their best effort in work. जितना ज़्यादा एम्प्लॉई हैप्पी और सेटिस्फाई होंगे उतना ही ज़्यादा वो अपनी जॉब को चैलेंजिंग और अपनी जॉब को मैक्सिमम लेवल पर हाईली क्वालिटी प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉई एज ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांट टू ग्रो। Their growth required proper training as well as development. हर एम्प्लॉय चाहता है कि कल का वर्कर आज का सुपरवाइजर हो, आज का सुपरवाइजर नेक्स्ट ईयर में मैनेजर हो, नेक्स्ट ईयर में जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर हो और इस तरह वो अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं। इस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है मुख्तलिफ नौइयत की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, मुख्तलिफ नौइयत की कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी कैरियर की डायरेक्शन को प्लान कर सकें, अपने आप को फ्यूचर में अपनी कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करके कैलकुलेट कर सके कि वो किस पोजीशन के अहल हो सकते हैं। बिजनेस कैन प्रॉस्पर इफ द पीपल एम्प्लॉय कैन इम्प्रूव देयर स्किल एंड डेवलप देयर एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी इन कोर्स ऑफ टाइम। लोग कब अपने कैरियर में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? जब वो इम्प्रूव करेंगे अपनी स्किल्स को, जब वो डेवलप करेंगे अपनी एबिलिटीज़ को और ओवरऑल वो अपनी कॉम्पिटेंसी में इजाफा करके टाइम टू टाइम अपने कैरियर में ग्रोथ हासिल करने की पोजीशन में आ सकते हैं। Thus, it is the important that the business should arrange training and development program for its employees. कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की डिफरेंट वैरायटीज, ताकि एम्प्लॉइज कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करके बेहतर मुकाम पर पहुंच सकें। Fourth, well-being of the socially and economically backward people. Business unit being inseparable part of the society should help backward class and also people those are physically and mentally challenged. This can be done in many ways. ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी या माशरे को लोगों पे फोकस करना चाहिए जो लोग उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मुख्तलिफ फिज़िकल या मेंटली चैलेंज कैपेबिलिटीज़ के अंदर वीक हो और वो किस तरीके से अपनी इस कमज़ोरी यानी वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, vocational training program may be arranged to improve the
द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बैकवर्ड पीपल इन द कम्युनिटी। हम मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं जिसके ज़रिए ऐसे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कैपेसिटी ऑफ अर्निंग वाइल recruiting its staff. Business should give preference to physically and mentally challenged persons. Now come towards another group of objective which is called national objectives. National objective being an important part of the country, every business must have the objective of fulfilling national goals and aspirations. हम जिस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, हम जिस मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमें उस मुल्क के जो ओवरऑल नेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने ज़्यादा उस मुल्क की इकॉनमी ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा उतनी बिजनेस फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी. The goal of the country may be to provide employment opportunity to its citizens, earn revenue for its exchange, become self-sufficient in production of goods and services, promote social justice, etc. नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर है वो है आप बिजनेस इस तरह करें कि मैक्सिमम लेवल पे वहाँ के सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज फराहम करें. नेक्स्ट जो अहम नेशनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इस तरह की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें जो कि उस मुल्क के अंदर फॉरेन रिजर्व के अंदर इजाफा करने का सबब बन सके, और आप अपनी प्रोडक्शन रिसोर्सेज को इतना सेल्फ सफिशिएंट करें कि आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को विदाउट एनी इंटरप्शन प्रोड्यूस कर सकें और प्रमोट करें सोशल जस्टिस अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर. Business activities should be conducted keeping these goals of the country in mind, which may be called national objective of the business. The following are the national objective of the business. हमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस एग्जीक्यूट करनी चाहिए उसके अंदर लाजमी फोकस करना चाहिए उन गोल्स को जो कंट्री से रिलेटेड हैं, और इन नेशनल ऑब्जेक्टिव को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनाना चाहिए ताकि हम अपनी गोल्स को अपनी कंट्री की गोल के साथ मैच कर सकें. नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वन ऑफ द important national objective of business is to create opportunity for gainful employment of people. यानी हम किस तरीके से अपने उस शहर या उस मुल्क जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. दिस कैन बी अचीव बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस यूनिट, एक्सपेंडिंग मार्केट, वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सेट्रा. हम अपने एम्प्लॉयमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं अपने बिजनेस की इन्हेंसमेंट के ज़रिए. हम नई यूनिट बनाएं, हम नई मार्केट दरियाफ्त करें और हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डाइवर्सिफाई करें. इसके ज़रिए जितना हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे उतनी ज़्यादा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती चली जाएंगी. नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सेकेंड है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस. As a responsible citizen, a businessman is expected to provide equal opportunity to all persons which whom he she deal. आप जो भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं उस अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई बाइसेंस नहीं होनी चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए. ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल होने चाहिए. ये एक सोशल जस्टिस की नोबल एग्जाम्पल है. She and he is also expected to provide equal opportunity to all employees to the work and progress. हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉइज को जो अपॉर्चुनिटीज फराहम करने चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस ऑन परफॉर्मेंस होने चाहिए. इसके अंदर किसी किस्म की फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए. टुवर्ड दिस ऑब्जेक्टिव special attention must be paid to the weaker and backward sections of the society.
नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी। हमें अपनी जो भी प्रोडक्शन करनी चाहिए वो हमारी प्रोडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिजनेस यूनिट शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रायोरिटीज laid down in the plans and policies of the government। गवर्नमेंट अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए ईयर बाय ईयर पॉलिसीज डेवलप करती है, प्रोसीजर डेवलप करती है। ये पॉलिसीज और ये रूल्स रेगुलेशन एक रोड मैप फराहम करते हैं बिजनेस कम्युनिटी को कि गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है और गवर्नमेंट आपसे को किस काम को ना करने की तरफ तरगीब देती है, डायरेक्शन देती है। तो हमें इन रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। ये नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज आवर कंट्री शुड बी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। हमें वो तमाम गुड्स जो कि एसेंशियल नीड्स ऑफ सोसाइटी या पॉपुलेशन या पीपल से रिलेट करती है, उसे इंतहाई मिनिमम और कम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल करना चाहिए। नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो फोर्थ वन है वो कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, कि हम किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल कंट्री के रेवेन्यू में। द बिजनेस ओनर शुड पे देयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, कि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम टैक्स एंड ड्यूटीज पे करें ताकि हमारी गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा हो सके। दिस विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जो कि यूज़ किया जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ नेशंस के लिए। इन्हीं इसके ज़रिए गवर्नमेंट आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकती है इन द शेप ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो फिफ्थ वन है वो है सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। टू हेल्प द कंट्री टू बिकम सेल्फ reliant, business units have the added responsibility of restricting import of goods. Besides, every business unit should against business unit should aim at increasing export and adding to the foreign exchange reserve of the country। एक बुनियादी नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो अहम ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है उसके अंदर वो मुख्तलिफ नौइयत की इम्पोर्ट्स भी कर रही होती है, मुख्तलिफ नौइयत की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी कर रही होती है। तो हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को इस तरह प्लान और एग्जीक्यूट करना चाहिए कि हम मुल्क के अंदर इम्पोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस कंट्री का जो एक वैल्यूएबल फॉरेन रिजर्व है वो एग्जिट कर जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वैल्यूएबल फॉरेन रिजर्व कंट्री में इंटर होता है और कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व है इसमें इजाफा होता है। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए जो अहम रोल प्ले करते हैं ये फॉरेन रिजर्व होते हैं। यही वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन को अननेसेसरी इम्पोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए और मैक्सिमम लेवल पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर फिफ्थ वन सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस टू हेल्प टू इंक्रीज to help to the country to become self-reliant. Business units have the added responsibility of restricting of import goods. Besides, every business unit should aim at increasing export and adding to the foreign exchange reserve of the country। हमें अपनी कंट्री के किसी भी तरीके से फॉरेन रिजर्व में इजाफा करने के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए और अननेसेसरी इम्पोर्ट से को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट जो हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव का ग्रुप है वो है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अर्लियर द नेशंस
had a very restrictive business relationship with the other nations. There was a very rigid policy for import and export of the goods and services. Second one is, but nowadays, due to the liberal economic and export-import policy, restriction of the foreign investment have been largely abolished, and duties of the imported goods have been substantially reduced. This change has brought about the increase in competition in the market. Today, because of the globalization, the entire world has become a big market. Goods produced in one country are readily available in other countries. So, to face of the competition in the global market, every business has certain objective in mind, which may be called the global objective. आज की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है वो की है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। और ये वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे डिस्टेंसेस जो है रिड्यूस हो गए। कल तक जो डिस्टेंसेस हम वीक्स में कवर करते थे वो आज डेज में कर रहे हैं। कल तक जो डिस्टेंसेस हम डेज में कवर करते थे आज वो आवर्स में कर रहे हैं। और जो आवर्स में करते थे वो मिनट्स में कर रहे हैं। यही वजह है कि कंट्रीज एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है, जिससे हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो गया। एक और जो हमें ग्लोबल विलेज में लाने में रीजन बना है सबसे बड़ा, वो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि कल तक जो है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल था। आज ये कम्युनिकेशन इतनी फ्रीक्वेंट और इतनी इजी हो गई है कि आज एक रीजन के लोग दूसरे रीजन से इस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं जैसे वो एक ही शहर या एक ही मुल्क में रहने वाले लोगों से करते थे। यही वजह है कि ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रीजन बनी है ग्लोबलाइजेशन का। और इस ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस में इम्पैक्ट ये हुआ है कि बिजनेस के अंदर जो कंपटीशन की इंटेंसिटी थी वो प्लस के बजाय मल्टीप्लाई हो गई। आज हर मुल्क में दूसरे मुल्क के प्रोड्यूसर मार्केट का हिस्सा बन गए हैं। और यही वजह है कि सीवियर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमें देखना होगा कि वो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। इन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहले है राइज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, growth of the business activity across the national border make available quality good at reasonable price all over the world। जब से हम ग्लोबल ट्रेड के अंदर आए, इंटरनेशनल ट्रेड में आए हैं, इसका इम्पैक्ट जो आया है सोसाइटीज़ के ऊपर, उसका सबसे अहम इम्पैक्ट है कि रेज हुआ है जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जब आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं तो इससे एक आम आदमी को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा करने का सहारा मिला है। The people of one country get to the use similar types of goods that people in the other countries are using। आज एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इतना फ्रीक्वेंटली और आसानी से अचीव और इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो उनकी लोकल प्रोडक्शन हो। दिस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यही वजह है कि जिससे तेजी से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारा सेकंड है वो है रिड्यूस disparities among the nations। Business should help to reduce disparities among the rich and poor nation of the world by expanding its operation। इस वर्ल्ड में बुनियादी तौर पे हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो है जिन्हें कहते हैं डेवलप कंट्रीज, और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो है जिन्हें कहते हैं अंडर डेवलप या अनडेवलप कंट्रीज। नॉर्मली एक रुझान देखा जाता है कि डेवलप कंट्रीज जिनको हम रिच कंट्री कंसीडर करते हैं, और अंडर डेवलप कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनको हम पुअर कंट्रीज कंसीडर करते हैं। इन डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जो आने वाला गैप है इसको मिनिमाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसी के लिए आज के इस जदीद दौर में इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए हैं, सच एज वर्ल्ड बैंक,
सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिनका काम है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान आने वाले गैप को मिनिमाइज करना। By the way of capital investment in development as well as the underdeveloped countries, it can foster their industrial and economic growth. हम इसके ज़रिए जो अचीव कर सकते हैं बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक साइकिल को फास्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, मेक अवेलेबल ग्लोबली कम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर ग्लोबली competitive and have huge demand in foreign market. This will improve the image of the exporting country and also earn more foreign exchange for the country. ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव आता है वो है मेक अवेलेबल ग्लोबली कम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विस, यानी ग्लोबली इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैक्सिमम कंट्रीज में पहुंचाएं, ताकि वहाँ के लोग भी उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से बेनिफिट हासिल करें और प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर को वैल्यूएबल फॉरेन रिजर्व हासिल हो सके। तो यहाँ पर आके जो है हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम अपने सेक्शन को रिव्यू करें कि आज के इस टॉपिक में जो हमने सेक्शन कवर किए हैं, हमारा जो टॉपिक था वो था बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमने फोकस किया सबसे पहले कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। फिर हमने देखी डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा कि एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने फोकस किया कि हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को किस तरह ग्रुप में डाइवर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद हमने देखे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद हमने फोकस किया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद हमने देखा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि किसी भी बिजनेस का इसमें से कुछ या मैक्सिमम हिस्सा बन सकते हैं, और इस तरह हम अपने बिजनेस को ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आज का सेक्शन क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।